तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ी लिया होगा तो शुरू करें। यस सर। देखो, तुम्हारे मे अटेम्प्ट के लिए तो बहुत सारी भर भर के अमेंडमेंट्स आई हैं। तो इसमें मेरे दो व्यू थे। नंबर एक कि यार मैं ना रिवीजन वीडियो ही अमेंडेड डाल देता हूँ, उस पूरे चैप्टर की रिवीजन वीडियो दोबारा बना के एक मे 26 के लिए न्यू प्लेलिस्ट बना देता हूँ। और एक थे कि भाई ठीक है, मैंने पहले रिवीजन वीडियो पूरी डाल रखी मे 26 के लिए जो अक्टूबर में ही रिकॉर्ड करी थी, तो वो रेलिवेंट है कि मैं ठीक है सिर्फ अमेंडमेंट वीडियो डाल देता हूँ। तो मैंने इसके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपने पोल करा। पोल में 80% बच्चे वर लाइक कि हाँ हाँ, अभी तो फेब स्टार्ट हुआ है, मार्च अप्रैल अभी पड़ा है, तो आप अमेंडेड रिवीजन वीडियो डालो, हम न्यू प्लेलिस्ट आराम से देख लेंगे। बट 20% बच्चे वर लाइक कि नहीं नहीं, हमने रिवीजन वीडियोस लगा रखी हैं, आप अमेंडमेंट वो डालो। तो मैंने सोचा वाई नॉट बोथ, वाई नॉट बोथ। अगर किसी भी बच्चे को कुछ रहना नहीं ना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं एक छोटी सी वीडियो फटाफट से अपन आधे पौने घंटे में रैप अप कर लेंगे। क्या चीज़ अमेंडमेंट्स फॉर मे 26, सिर्फ एक अमेंडमेंट वीडियो। और मैं रिवीजन वीडियोस फॉर ईच चैप्टर जिस जिस में अमेंडमेंट हुई है उसकी अपडेटेड रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट पूरे एक बना के मे 26 एंड सितंबर 26 के लिए मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फटाफट से अपन अमेंडमेंट्स कवर कर लेते हैं। पहली सबसे छोटी सी बड़ी नादान सी अमेंडमेंट जो कि तुम्हारा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। सर आपको सबसेक्शन कैसे याद है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछते। तो सर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में क्या हुआ है, लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन थी। लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में एक तो वो तो तुम्हें पता ही है, म्यूनिसिपल कमेटी आता है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी आता है, पंचायत आता है, फिर वहाँ पे ना एक वो भी आता है म्यूनिसिपल कमेटी जो फंड चलाती है, और लोकल अथॉरिटी फंड होता है। ऑब्वियसली होता तो इन्हीं चीज़ के लिए, फॉर डिस्चार्जिंग सिविक फंक्शन इन रिलेशन टू वही कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया या म्यूनिसिपल एरिया, कि जहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम करवाना हो तो वहाँ पे वो एक फंड जमा कराते हैं। तो म्यूनिसिपल फंड भी इसमें ऐड हुआ है। छोटी सी थी, पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं साहब मेन अमेंडमेंट्स में। मेन अमेंडमेंट्स में बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, बहुत भर भर के आई हैं। फटाफट अपन चैप्टर वाइज कवर चलते हैं। फर्स्ट अपन करते हैं वाउचर्स इन सप्लाई। तो सप्लाई चैप्टर में क्लैरिफिकेशन आई है, क्या आई है मैं फटाफट से बताई जाता हूँ। ठीक है, तो तुम सुन लो, ये क्लैरिफिकेशन आई है, क्या क्या आई है। पहली बात तो उन्होंने बोला कि भाई वाउचर्स जो है ना, वाउचर्स उसकी कोई इज्जत नहीं अब। वाउचर है, वाउचर लेके घूम रहे पक, ऐसे बोलता जीएसटी डिपार्टमेंट। वाउचर की कोई इज्जत नहीं बची। वो कहते हैं कि यार अगर तुमने वाउचर उस वे से तुम्हें मिला कि तुमने ऑलरेडी इसके पैसे दिए हुए थे और तुम फिर उसको मिला, तो डेट इज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो कि तुम्हें कहीं से एक पर्ची मिली है जहाँ पे लिखा 20 रुपये कि तुम फ्यूचर में कभी भी 20 रुपये का ये खा सकते हो, तो वो तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होगा ना, तुम 20 रुपये तो दे आए। तो इसलिए वो वाउचर अब क्या है, मनी। वाउचर तो मनी है ना, तो इसलिए वाउचर की सेल परचेज पे कोई जीएसटी नहीं है ना, क्योंकि मनी इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और अगर वो मनी नहीं है, ठीक है, तो वो तो एक एक्शनेबल क्लेम होगा कि तुम उस वाउचर के अगेंस्ट कभी भी फ्यूचर में तुम उस बंदे से कुछ ले सकते हो, है ना, क्योंकि कंसिडरेशन की तरह एक्ट करता है। तो डेट इज एन एक्शनेबल क्लेम। तो चाहे वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है या डेट इज मनी है या नहीं है, यानी कि एक्शनेबल क्लेम है, तो भी फिर ट्रांजैक्शन इन वाउचर को, वाउचर की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो वाउचर की लेन देन हो रही है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जो वाउचर, मान लो तुम्हारे पास किसी खाने वाली चीज़ का वाउचर है, कपड़े का वाउचर है, जो कपड़े की सप्लाई हो रही है उस पर जीएसटी है, लेकिन वाउचर की सेल परचेज पे कोई जीएसटी नहीं है। वाउचर के लेन देन पे कोई जीएसटी नहीं है। ठीक है बात, ठीक है सर। ओके, फिर आ जाती है सेकंड बात कि जीएसटी ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजैक्शंस इन वाउचर बाय डिस्ट्रीब्यूटर या सब एजेंट। अब भाई मान लो एक एलजी कंपनी है ना भाई, उसने अपने मतलब एक है ना डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को अपने वाउचर्स दे दिए। ठीक है, अब दो बातें हैं ना, या तो वाउचर्स उन्होंने जो डीलर्स ने लिए वो प्रिंसिपल कैपेसिटी में लिए कि खरीदे हैं, मतलब प्रिंसिपल कैपेसिटी पे खरीदें, और आगे वो महंगे दाम पे बेच देंगे जैसे मर्जी, तो वो उस पर मार्जिन अर्न करेंगे। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि वाउचर्स ना गुड्स है ना सर्विसेज हैं, क्योंकि ना या तो वो मनी है या एक्शनेबल क्लेम्स है, बट दोनों केस में वो जीएसटी के अंदर तो आते नहीं गुड्स और सर्विसेज में। ओ, तो इसलिए अगर कोई डीलर प्रिंसिपल कैपेसिटी में वाउचर लेता है और उसको महंगे दाम पे बेचता है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। ये कुछ चीज़ें, कुछ क्लैरिफिकेशन होता क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ क्लैरिफिकेशन ना आती रियल लाइफ के लिए, लेकिन रियल लाइफ में ऑब्वियसली बहुत लोगों के वो चलते रहते हैं, केसेस वेसेस चलते रहते हैं, तुम्हें आइडिया नहीं है। बहुत अभी तो बहुत दुनिया तुमने देखनी है जीएसटी में, बहुत क्लैरिफिकेशन आती रहती हैं डिपार्टमेंट से। अब डिपार्टमेंट से जो क्लैरिफिकेशन आती है कभी कभार ना वो तुम्हारे सिलेबस में थोड़ा सा उसका लिंक होता है, वाउचर्स तुम्हारे सिलेबस में है ही है, तो इसलिए उठा के मॉड्यूल में आ जाती हूँ, पेपर के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं होती हैं। ओके,
लेकिन अच्छा सर, वो जो वाउचर जो उन्होंने दिए उन्होंने प्रिंसिपल कैपेसिटी में नहीं लिए, उन्होंने एजेंट की कैपेसिटी में लिए। उनको सिर्फ उसके ऊपर वो वाउचर्स आगे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उनको कमीशन मिलेगी, वो खरीद के आगे कस्टमर को नहीं बेच रहे। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कर रहा कोई कि एलजी का डीलर है और वो एलजी वालों से कूपन खरीद रहा है 100 रुपये में और आगे कस्टमर को 150 में बेच रहा है, फिर तो वो मार्जिन अर्न कर रहा है ना, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट पे, फिर इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है जो सेल प्राइस है 150 वाला। लेकिन अगर वो कंपनी से 100 रुपये में ले रहा है, आगे 100 रुपये में दे रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं बीच में, उसको सिर्फ कंपनी से इसके बदले में कमीशन मिलेगी, तो वो जो उसने कमीशन अर्न करी उसके ऊपर जीएसटी है। इतनी सी बात है, ये रियल लाइफ में क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर आ जाती है कि भाई अब वो डीलर ने मान लो वाउचर के बदले में तुम्हें एडिशनल सर्विसेज दी, एडवर्टीजमेंट करके दी, तुम्हारी प्रमोशन करी, कोई तुम्हें टेक्नोलॉजी सपोर्ट दी। अब ये तो यार देखो उसने एडिशनल सर्विसेज दे दी ना उसके बदले में, तो जो उसने सर्विसेज दी हैं उसके ऊपर वो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज दी हैं इसके ऊपर जीएसटी है, और इसके बदले में हो सकता है मैं उसको पैसे दूँ, वाउचर दूँ, जो भी दूँ। सर उसका जीएसटी ट्रीटमेंट क्या है कि अगर किसी बंदे के पास वाउचर पड़े थे कि 200 रुपये का वाउचर है हल्दीराम की भुजिया के अगेंस्ट, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम तक था और वो टाइम बीत गया, अब वो वाउचर जो है अनयूज्ड हैं या अनरिडीम्ड वाउचर्स हैं और वो एक्सपायरी पीरियड के बाद पड़े हैं, तो बताओ उसका क्या ट्रीटमेंट? कुछ भी नहीं। वाउचर के ऊपर जब जीएसटी है ही नहीं, जब वाउचर को अब कुछ गिनते ही नहीं है, तो वाउचर पड़ा रह गया, तो तुम्हारे पास 500 के पुराने नोट पड़े रह गए पीले वाले, क्या कर लोगे उनका? कुछ भी नहीं, खाली है, फेंक दो, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, वो कोई सेंस नहीं उसकी। ओके, तो ये होगी सर बात जो वाउचर्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है। ठीक है, एग्जाम के लिए इतने रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है वो ये है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है, टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है, उसमें तुम्हारा सेक्शन होता था 12 सबसेक्शन 4 एंड 13 सबसेक्शन 4, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स इन केस ऑफ गुड्स। अब ऑफ कोर्स इसमें पहले बहुत कुछ होता था कि सप्लाई शुरू से आइडेंटिफिएबल है, हाँ तो डेट ऑफ इशू वाउचर टाइम ऑफ सप्लाई बन जाती थी, नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन बनती थी। अब इन्होंने बोला कि यार एक चीज़ बताओ, जब कोई बंदा बाद में सामान लेने आएगा, अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल भी है, पता है तुम्हें कि इस पर्टिकुलर शर्ट के अगेंस्ट ही वाउचर है, बट वो बंदा जब बाद में सप्लाई लेने आएगा तब जब तुम उसको एक्चुअल में वो शर्ट दोगे तब भर दो ना जीएसटी, क्या टेंशन है, क्या जल्दी पड़ी है? तो उन्होंने बोला कि यार इसलिए ये वाली वाउचर वाली बकचोदी कैंसिल करो, तो इसलिए नॉट इन सिलेबस एनीमोर, से थैंक्स टू फाइनेंस एक्ट 2025 और जो सर्कुलर्स आई हैं। ओके, तो टाइम ऑफ सप्लाई से तुम्हारा वाउचर्स वाला सेक्शन ही ओमिट हो चुका है। फिर आ जाते हैं सर हम एग्जम्पशन चैप्टर पे। एग्जम्पशंस में क्या क्या आया है? एग्जम्पशंस में क्या क्या आया है साहब? एग्जम्पशन में क्या क्या आया है? व्हाट इज यानी क्या क्या है, क्या क्या थी, सॉरी। एग्जम्पशन ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट, ओके, वेयर इज दिस गुड्स ट्रांसपोर्ट? यस, दिस गुड्स ट्रांसपोर्ट में एक बहुत अच्छा चेंज आया है, बट आई थिंक इससे पहले ना हमें सेक्शन 9(5) पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। देखो सेक्शन 9(5) में उन्होंने देखा कि यार हमने ओला उबर को तो पकड़ लिया था, यहाँ पे याद है उन्होंने वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वालों को तो उन्होंने पकड़ लिया कि जितने भी ओला उबर चला रहे हैं, उन्होंने देखा कि यार ये ओला उबर वाले वैसे तो सप्लायर गरीब हैं, लेकिन ये जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हैं वो तो अमीर है, पैसे लोचो उससे, भाई पैसे नोचो, सरकार को तो पैसे चाहिए, पैसे नोच लो भाई। तो उन्होंने देखा कि यार हमने ना कैब वाले को भी पकड़ लिया, रैपिडो वाले को भी पकड़ लिया, जो शिप रॉकेट वाले हैं, ब्लू डार्ट वाले हैं, पोर्टर है ना, रैपिडो पार्सल है, ये जो लेके जा रहे हैं ये भी है, तो चलो बाइक वाले तो गरीब ही हैं लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर तो है, नोचो भाई नोचो, पैसे नोचो। तो उन्होंने कहा अच्छा पैसे नोचने तो ठीक है, उन्होंने जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 था जहाँ पे तुम्हें पता ना ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है इन केसेस में, याद है ना, तो यहाँ पे उन्होंने लोकल डिलीवरी भी ऐड कर दिया भाई साहब, लोकल डिलीवरी भी ऐड कर दिया कि अब से कोई रैपिडो पार्सल है, कोई शिप रॉकेट है, कोई भी है, पोर्टर है, वो जो लेके जा रहा है तो इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, अनलेस वो जो बंदा लेके जा रहा है, जो बंदा जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो खुद उसकी टर्नओवर उतनी है कि वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 22। ठीक है, और ये नॉर्मली होता नहीं है, हो भी जाता है, तुम सिर्फ वो मत देखो कि बाइक वाला जो है वो तो गरीब है, नहीं भाई, कभी कभार बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि यार हमें हमारा सामान बहुत जगह जाना है, हम बड़ी कंपनी है, हम बस पोर्टर को एज अ अपना वो रख लेते हैं डिलीवरी पार्टनर, तो वो तो बड़ी कंपनी है ना, तो उसको पे करना पड़ेगा जीएसटी, लेकिन नॉर्मल केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। ठीक है बात, ठीक है सर, ये उन्होंने ऐड करा। अब जब तुम समझ चुके हो कि इन्होंने रैपिडो वाले बंदे को भी पकड़ लिया कि भाई तेरे से जीएसटी लेंगे हम, रैपिडो पार्सल वाले को जीएसटी से मतलब बाहर नहीं जाने देना इसको, तो फिर बात आ जाती है ऑब्वियसली एग्जम्पशन ऑन गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली, कि अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में
सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड अगर हो रही थी ना, बाय रोड, तो एग्जम्प्ट है। बाय रोड अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दे रहा है, देन दोज आर एग्जम्प्ट, दोज आर एग्जम्प्ट। लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या थी? कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है या कोई कुरियर एजेंसी है, कोई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है या कोई कुरियर एजेंसी है। अब इन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे तो फिर वो पार्सल वाला एग्जम्प्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहा है और ना वो गुड्स जीटीए है ना वो कुरियर एजेंसी है। इसलिए फिर उन्होंने ऐड कर दिया कि इस एंट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन लोगों पे अप्लाई होगा। नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू वही जो ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है बात? ठीक है सर, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद भी चाहे सप्लाई कर रहा है, मतलब वो खुद ही सप्लाई कर रहा है, जैसे किसी का डिलीवरी पार्टनर बन के खुद ही कर रहा है कि हाँ मैं तो अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मेरा काम है अभी, या फिर उसके थ्रू कोई और बंदा कर रहा है, समझ रहे हो? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद भी ऐसे होते हैं ना कि जैसे मान लो मैं ही हूँ और मेरी ही ऐप और मेरा ही आगे मैंने बंदा रखा हुआ डिलीवरी के लिए, तो वो तो चाहे मैं खुद कर रहा हूँ, है ना, या किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा हूँ, मतलब रैपिडो पार्सल के थ्रू करवा रहा हूँ, तो दोनों केसेस में एग्जम्पशन नहीं है। मेन बात ये समझ लो कि भाई उन्होंने अब लोकल डिलीवरी के ऊपर भी टैक्स लेना है, जो मर्जी लगा लो तुम। ठीक है बात? ओके। फिर एग्जम्पशन चैप्टर में एक बहुत बड़ी, जो कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी इन्होंने ऐड करी है। क्या ऐड करी है सर? इन्होंने ऐड करी है लाइफ इंश्योरेंस। बधाई हो भाई साहब, बधाई हो। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने अब इंडिविजुअल्स के लिए और उनके परिवार के लिए एग्जम्प्ट कर दिया है। बधाई हो भाई साहब, बधाई हो। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पता ही है तुम्हें क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस? भाई जो मैं मर गया तो मेरे घर वालों को पैसा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस मैं बीमार हो गया तो मुझे दवाइयों के लिए और इलाज के लिए पैसा मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर मतलब LIC या कोई भी कंपनी, टू द इंश्योर्ड मतलब हम, वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ ग्रुप। इन्होंने ऐसे क्रिप्टिक सी वर्डिंग लिख दी, फिर उन्होंने खुद ही लिख दिया कि भाई ये जो एग्जम्पशन है ये अप्लाई किस पे होगी? जो इंश्योर्ड है वो इंडिविजुअल है या इंडिविजुअल एंड उसकी फैमिली है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस अबव लाइन फैमिली शैल इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज फैमिली। ये क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि GST लॉ में रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फैमिली डिफाइंड है ना, मतलब फैमिली एक डिफाइंड है ना, तो फैमिली जो डिफाइंड है अगर उसमें तुम सोचो कि भाई साहब फैमिली में तो कौन आता है? सिर्फ बीवी और बच्चे, माँ बाप और भाई बहन तो तब आते हैं ना अगर डिपेंडेंट हो। तो इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं यार, फैमिली में ऑब्वियसली जब तुम इंश्योरेंस लेने जाते हो तो तुम अपना, माँ बाप का, भाई बहन का, सबका ले लेते हो कभी कभार, तो इसमें जो फैमिली आती है वो पूरी आती है, इसमें GST वाली फैमिली नहीं आती। ओह ऐसा, ठीक है सर। और ग्रुप भी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि ग्रुप कौन होता है, कि भाई जो एक कॉमनैलिटी के पर्पस के लिए जुड़ा है, एक जो कुछ ग्रुप जुड़ा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जुड़े हैं या कोई नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी है, लेकिन वो एक कॉमन पर्पस के लिए जुड़े हैं कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, है ना, हम एक कॉमन पर्पस के लिए जुड़े हैं और हम फैमिली नहीं है, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बेसिकली सिंपल अगर बात समझो, क्रक्स कि इंडिविजुअल और उसकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम हम पे करते हैं उसके ऊपर अब GST एग्जम्प्ट है। ओह बधाई हो। बेसिकली फॉर इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड GST ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस थैंक्स टू फाइनेंस एक्ट 2025। से थैंक्स। ओके सर, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम साहब, किस पे आ जाते हैं हम आ जाते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के ऊपर। अब भाई देखो, पहले तो ये बात समझो, तुम्हें याद है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की कुछ कंडीशंस होती हैं? जी हाँ सर, 3 कंडीशंस होती हैं, हमें वैसे ही पता है, वैसे आप बोल दो, चलो ठीक है, अब आप बोल दो, कोई बात नहीं, अब आप वीडियो बना ही रहे तो बोल दो, ठीक है मैं बोल देता हूँ। नंबर 1, डिस्काउंट वाज प्री एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यस। नंबर 2, डिस्काउंट कैन बी लिंक्ड टू द इनवॉइस, पता होना चाहिए ना किस सप्लाई के अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट काट रहे हैं, है ना। और थर्ड, ITC हैज बीन रिवर्स्ड बाय रिसिपिएंट। और सर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तभी तुम पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो, जिसके तुम अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो, राइट। अब भाई साहब हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो तुम क्रेडिट नोट इशू कर ही नहीं सकते GST वाला। लेकिन एक सप्लायर बैठा है, वो बोल रहा है कि यार मैंने इसको माल बेचा था, ठीक है, मैं एक आधी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा, हमारा डिस्काउंट पहले से अग्रीड नहीं था, बट मैं इस बंदे को डिस्काउंट देना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो यार GST लॉ बोलता है कि एक काम करना, तो कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करते,
कमर्शियल क्रेडिट नोट कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक टैक्सेबल वैल्यू लिखी होती है कि मैं तेरे को 100 रुपये वापस कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं लगा होता, और 100 रुपये मैं उसको वापस कर देता हूँ, और ना मुझे अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने को मिलती, ना उसको आईटीसी रिवर्स करना है अपना, और बस बात खत्म। 100 रुपये तुमने दे दिया उसको, बात खत्म। और वो तुम जितना मर्जी दो, हो सकता है तुम बैक एंड पे उसको 118 रुपये भी दे रहे हो, लेकिन तुम एज लॉन्ग एज जीएसटी में अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं कर रहे और उसको अपना आईटीसी रिवर्स नहीं करना है, तो जो मर्जी करते रहो। तो इसलिए कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते थे। अब इसमें एक क्लैरिफिकेशन क्या आई है कि सप्लायर तो अपना कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर देता था और उसको अपनी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करनी थी, लेकिन अगर रिसिपिएंट को कमर्शियल क्रेडिट नोट मिला है तो क्या उसको अपना आईटीसी रिवर्स करना होता है? वैसे तो शुरू से पता था नहीं करना होता है, बट अब और क्लैरिफाई कर दिया नहीं करना होता है, क्योंकि खुद बताओ ना, जब कमर्शियल क्रेडिट नोट जीएसटी 1 में गया ही नहीं, सामने वाले की 2B में आया ही नहीं, तो मैं क्यों करूंगा आईटीसी रिड्यूस? बट फिर भी डिपार्टमेंट कभी कभार ना ऑडिट करते करते पहुंच जाता है उस लेवल पे भी कि तुम्हें क्रेडिट नोट तो मिला ना, आईटीसी रिड्यूस करो, ऐसा। तो वो चीज़ नहीं, अब वो चीज़ नहीं रेलेवेंट। ठीक है, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि कमर्शियल क्रेडिट नोट के ऊपर रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। ओके, लेकिन ये बात और बड़ी, फिर वो कहते हैं कि यार एक चीज़ बताओ, हिसाब लगाया डिपार्टमेंट ने कि यार हमें कुछ तो इसमें झोल लग रहा है। उन्होंने बोला कि यार एक चीज़ बताओ, अगर एक पोस्ट सेल का डिस्काउंट दिया है किसी मैन्युफैक्चरर ने किसी डीलर को, ताकि वो आगे, समझ रहे हो, ताकि वो आगे एंड कंज्यूमर को कम दाम में बेच सके, तो ये भी तो एक तरह का बेनिफिट ही है, ये भी तो एक तरह का उसने, देखो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में क्या आता है, इंड्यूसमेंट टू सप्लाई। इंड्यूसमेंट क्या होता है? उकसाना, उस बंदे को ऐसा कुछ करके देना जिससे वो इंड्यूस करे सप्लाई को। अब अगर मैन्युफैक्चरर ने उसको मान लो कमर्शियल क्रेडिट नोट दे दिया कि यार एक काम कर, मैं तेरे को सेल तो पक्के में कर रहा हूँ इतने की, लेकिन मैं तेरे को एक कमर्शियल क्रेडिट नोट भी काट रहा हूँ जिसके कारण तेरे को कॉस्ट कम पड़ेगी, तो तू और आगे सप्लाई कर पाएगा। तो क्या ये मैन्युफैक्चरर ने डीलर को एक कंसिडरेशन दी है कि तू आगे, ताकि मेरी सप्लाई और कर सके, प्रमोशन के लिए, इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई के लिए? तो डिपार्टमेंट कहता हम तो जिस तरीके से पैसे वसूल सकते हैं हम तो उस नज़रिए से सोचेंगे भाई साहब। तो इन्होंने बात तो उठाई, कहते हैं यार देखो इस चीज़ में तो देखना पड़ेगा, इस चीज़ में तो देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा? पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं इशू क्या था, कि जो पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया है मैन्युफैक्चरर ने डीलर को, क्या वो कंसीडरेशन बनती है जो डीलर ने सप्लाई करी है एंड कस्टमर को, उसके लिए, उसको इंड्यूस करने के लिए कि हाँ हाँ ताकि तू आगे सप्लाई कर सके? तो इसमें पहले तो ये बोला कि यार देखो कंसीडरेशन की डेफिनेशन में ये तो आता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट डन टू इंड्यूस अ सप्लाई, तो ये तो आता है कि हाँ भाई तुमने उसको उकसाया सप्लाई करने के लिए, तो तुमने उसको एक हिसाब से पैसे दिए हैं, और डीलर ने तुम्हें वो वाली सर्विसेज दी हैं कि मैं तुम्हारी सेल ज़्यादा प्रमोट करूंगा। समझ रहे हो लॉजिक? डिपार्टमेंट किसी एंगल से बस इसको कमर्शियल क्रेडिट नोट को भी फंसाना चाहता है कि इस पर भी टैक्स टूक्स निकाल लें हम जैसे तैसे। ठीक है, तो उन्होंने बोला यार देखो बात तो सही है, इंड्यूसमेंट टू सप्लाई तो है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डीलर इसके बदले में कुछ कर रहा है क्या? जो मैन्युफैक्चरर ने कमर्शियल क्रेडिट नोट करके उसको डिस्काउंट दे दिया, इसके बदले में डीलर कुछ कर रहा है क्या? क्वेश्चन तो ये आता है। अब उसके लिए भाई सिंपल बात आ जाती है, ऑप्शन नंबर ए, कि यार एक तो ये है कि नॉर्मल पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डीलर कुछ नहीं कर रहा उसके बदले में, मार्केट ही कंपेटिटिव है, तो मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि यार मैं अपने डीलर को डिस्काउंट दूंगा तो शायद मेरे प्रोडक्ट अपने आप बिकेंगे, इसलिए उसने बस एक अपना, है ना, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, ताकि मेरे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकें, है ना, इसके लिए दिए। ठीक है, वो इसलिए देता है ताकि भाई टू इम्प्रूव कंपेटिटिवनेस या पुश सेल्स की, ताकि मेरी सेल और बढ़े, कंपेटिटिवनेस जो कंपटीशन उसमें मैं जीतूं, इसके लिए डिस्काउंट दिए। उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। डिस्काउंट इज नॉट अ कंसिडरेशन बिकॉज डीलर इज नॉट सप्लाइंग एनी सर्विस टू मैन्युफैक्चरर। डीलर का कुछ एक्सप्लिसिट बात नहीं हुई कि मैं तेरे को इसके बदले में ये दूंगा। ओके ओके, ठीक है बात। लेकिन इसमें एग्जांपल देखो, मैन्युफैक्चरर ने टीवी सेल करा डीलर को 50,000 का, डीलर ने आगे 52,000 का बेचना कस्टमर को। अब मैन्युफैक्चरर ने उसको 2,000 का क्रेडिट कमर्शियल क्रेडिट नोट काट दिया, डिस्काउंट दे दिया, ताकि यार वो आगे बेच सके, ज़्यादा टीवी बिके, है ना। तो इसलिए डिस्काउंट क्यों दिया गया? ताकि कंपेटिटिव रहे। तो इसलिए भाई एग्रीमेंट ना डीलर ना मैन्युफैक्चरर का कोई कस्टमर के साथ एग्रीमेंट था, और ना 2,000 किसी तरह की कंसिडरेशन है। लेकिन इनका भाई माथा यहाँ पे भी शांत नहीं हुआ, माथा इनका यहाँ पे भी शांत नहीं हुआ, वो भी बताता हूँ। फिर आ जाती है दूसरा सिचुएशन भी तो आता है, डिस्काउंट लिंक्ड टू सप्लाइंग एट अग्रीड प्राइस, यस कंडीशन। अब हुआ क्या देखो, मैन्युफैक्चरर ने एक कस्टमर को टीवी प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे को 48,000 का दूंगा, तो इसीलिए डीलर ने उसको 48,000 का दिया। मतलब मैन्युफैक्चरर ने टीवी 50,000 का पहले डीलर को बेचा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ ऐसे कि एलजी वालों ने वॉशिंग मशीन बनाई, उसने अपने एलजी वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मशीन बेची 50,000 में,
फिर एलजी वालों ने एनालाइज करा कि अरे मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है ये वो, एलजी वालों ने कस्टमर को टीवी में ऐड दे दी कि हम तो जी आपको ये वाली मशीन ना 48,000 में दे देंगे, आप हमारे नज़दीकी स्टोर किसी में भी जाओ आपको 48,000 की मशीन मिलेगी। तो यहाँ पे तो बात ये होगी ना कि मैन्युफैक्चरर का एंड कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया कि यार तेरे को इतने में मिलेगी, बात खत्म। तो इसलिए अब डीलर 48,000 में बेचेगा क्योंकि उसको बेचनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर 4,000 का क्रेडिट नोट डीलर को इशू करेगा, 2,000 का तो चल उसका देने था, 2,000 और देगा कि भाई तेरी मैं जो मैंने अपनी कमिटमेंट दी है कस्टमर को उसको कंप्लीट करने के लिए मैं तेरे को क्रेडिट नोट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्यों दिया गया है? टू इंड्यूस सप्लाई एट लोअर प्राइस, टू इंड्यूस सप्लाई। डीलर का कोई मन नहीं था, डीलर को जस्ट मैन्युफैक्चरर की ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ी है, इसलिए डीलर ने मैन्युफैक्चरर को एक तरह की सर्विस दी है कि भाई मैंने अपना सब कुछ छोड़ के जो दाम तूने वादा करा था उस दाम पे बेच दिया, अब तू मेरे को पैसे दे इस चीज के, समझ रहे हो? तो इसलिए अब 4,000 कंसिडरेशन है। समझ आ गई बात? अब इसमें क्या हो रहा है देखो, मैन्युफैक्चरर हैज एन एग्रीमेंट विद एंड कस्टमर टू सेल गुड्स एट लोअर प्राइस। एलजी वालों ने कस्टमर को टीवी में ऐड दे दी कि भाई हम तुम्हें ये मशीन ना जो बाजार में 52,000 की मिल रही है हम आपको 48,000 में देंगे। वाह, तो कस्टमर भी खुश, लेकिन डीलर कह रहा है फिर 4,000 तू दे दे भाई मुझे। तो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई जो हमने प्री एग्री डिस्काउंट करा ना कस्टमर के साथ उस पर बेच दे। तो मैन्युफैक्चरर उसको बाद में कंपेंसेट कर रहा है कि यार तेरा जो नुकसान हुआ ना मैं तेरे को पैसे देता हूँ। तो यहाँ पे डीलर जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर की कमिटमेंट पूरी करने के लिए काम कर रहा है, और जो डिस्काउंट दिया गया है इज टू सेल एट लोअर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी ट्रीटमेंट क्या है? डिस्काउंट कंसिडरेशन है, इट इज एन इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई बाय डीलर एंड इट इज इंक्लूडेड इन द ओवरऑल कंसिडरेशन। तो 4,000 के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिए हैं 4,000, उसके ऊपर डीलर की लायबिलिटी बनती है। ठीक है, उसने एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करी है, क्योंकि कंसिडरेशन तो 4,000 की इसको मिली है ना, किसको? डीलर को। ठीक है, ओके। फिर ये यहाँ पे भी शांत नहीं हुए, कहते एक चीज़ बताओ, हो सकता है मैन्युफैक्चरर ने सोचा हो कि यार मैं ना तेरे को कमर्शियल क्रेडिट नोट देता हूँ, जैसे हमने अभी ऊपर वाउचर वाले केस में पढ़ा था कि वाउचर दे दिए ताकि तुम मेरी एडवर्टीजमेंट कर सको, ब्रांडिंग कर सको, है ना, वाउचर दे दिए डिस्ट्रीब्यूटर को। वैसे ही वाउचर देने की वजह उसको डिस्काउंट ही दे दिया कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करके कि यार मैं तेरे को क्रेडिट नोट कमर्शियल वाला इशू करके ना डिस्काउंट दे दूंगा, तो एक काम कर मेरे बिहाफ पे ना। अच्छा, एक चीज़ में इसमें तुम्हें क्लियर होना चाहिए, अगर बाकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो तो फिर मैं नॉर्मल क्रेडिट नोट भी इशू कर सकता हूँ ना, जीएसटी वाला। यहाँ पे कमर्शियल क्रेडिट नोट के ऊपर स्पेशल क्लैरिफिकेशन आई है, कमर्शियल क्रेडिट नोट ऊपर की ही सारी क्लैरिफिकेशन है ये। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने बोला कि यार एक चीज़ बता, डिपार्टमेंट कहता है कि अगर तुम पोस्ट सेल डिस्काउंट इसीलिए दे रहे हो, क्या वो एक कंसिडरेशन गिना जाता है उन एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जो डीलर कर रहा है ताकि वो प्रमोट कर सके सेल ऑफ गुड्स? डिपार्टमेंट कहता है कि यार तुमने डिस्काउंट उसको इसलिए दिया है ताकि वो तुम्हारे बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट कर सके, तुम्हारी गुड्स को बढ़ा चढ़ा के और बेचे। तो इस पर क्लैरिफिकेशन है कि यार देखो, तुम ऐसे तो कुछ भी हवा में फिर कुछ भी गिनी जाओगे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, मैन्युफैक्चरर का और डीलर का एग्रीमेंट देखा जाएगा। इसमें जो मेन लाइन है मैं उसको रेड कर देता हूँ। ओनली व्हेन such services are explicitly stated with an agreement with a clearly defined consideration payable for such supplies। ये लो जी, ठीक है जी, सिंपल। तो उन्होंने बोला कि यार जीएसटी इस पे तभी लगेगा अगर डीलर ने जो ये एक्टिविटीज़ करी हैं, कौन सी वाली? सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़। कैसी वाली? एडवर्टीजमेंट कैंपेन, को ब्रांडिंग, कस्टमाइजेशन सर्विस, स्पेशल सेल ड्राइव्स, ये वो ऐसा कुछ करा है, वो सिर्फ इसलिए करा है अगर मैन्युफैक्चरर का और डीलर का एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट था जिसमें उन्होंने बात करी हुई थी कि यार तू ये सब करेगा तो मैं इसके बदले में तेरे को ये दूंगा, पहले ही बात हुई थी। फिर तुम मान सकते हो कि हाँ यार ये तो जो उसने डिस्काउंट दिया ना, ये उसने उसके बदले में सर्विसेज दी हैं और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वो वैसे ही उसने देखा यार मैन्युफैक्चरर ने कि यार ये तो बंदा डीलर बड़ा अच्छा है यार, ये तो खुद से एफर्ट लेता है यार, ये तो कस्टमर को बेचने के लिए हमारी तारीफें करता है यार, ये तो बहुत अच्छा डीलर है और इसने तो बहुत सेल्स करी हैं, तो हम इसको डिस्काउंट देते हैं, फिर थोड़ी ना तुम उस पर जीएसटी लगाने बैठ जाओगे। ठीक है बात, ओके जी। क्योंकि समझ रहे हो ये चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं कि मान लो एक डीलर है, उसको है कि यार मेरा सामान बिकता है, मेरे को रेवेन्यू भी बनता है, मेरे को प्रॉफिट भी बनता है, तो वो ब्रांड की पकड़ के तारीफें करता है और एडवर्टीजमेंट करता है ब्रांड की, ये ब्रांड बेस्ट है भाई। अगर उसकी दुकान में 5 ब्रांड पड़े होंगे ना, वो एक ब्रांड को पकड़ के बोलता रहेगा सर इसकी वॉशिंग मशीन ले लो सर, यही चाहिए, यही बेस्ट है सर, यही बेस्ट है, ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो फिर डिपार्टमेंट का माथा खनक गया कि यार ये इतनी तारीफें कर रहा है, ये तो कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, इसके बदले में इसको मिलता है कि अच्छा कंपनी से इसको डिस्काउंट मिलता है,
तो उसने पकड़ लिया डिपार्टमेंट ने, तो ये पेपर के लिए इतना रेलेवेंट है नहीं। ओके, या आर वी क्लियर ऑन दिस? इसमें तो यही था बस, ठीक है। तो हमारा सर क्या क्या हो गया, वाउचर्स इन सप्लाई हो गया, वाउचर हैव बीन ओमिटेड हो गया, एग्जाम्पशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हो गया, आईटीसी रिवर्सल इन केस ऑफ क्रेडिट नोट्स, नहीं ये नहीं हुआ। ओके, पहले ये कर लेते हैं फिर। अब भाई बात क्या है, जो तुम्हारा टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर है, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट, उसमें क्रेडिट नोट्स होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। क्रेडिट नोट्स के केसेस में पहले मैं तुम्हें थोड़ा रियल लाइफ का इनसाइट देता हूँ, ये चीज़ तुम्हें तभी समझ आएगी होता क्या। पहले तो तुम्हें अभी मैंने बताया था ना कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में 3 कंडीशन होती है, उसमें से एक कंडीशन है कि रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स कर लिया। अब एक चीज़ बताओ, बीइंग अ सप्लायर मैं 10 लोगों को सामान बेचता हूँ, 10 लोगों को क्रेडिट नोट इशू करता हूँ, अपनी जीएसटीआर 1 में दिखा देता हूँ, मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि उन्होंने अपनी जीएसटीआर 3B में आईटीसी रिवर्स करा है? मेरे पास ऐसी कौन सी मशीन है, मेरे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कि मेरे को पता चल सके? तो ये चीज़ ना बहुत पुराना मुद्दा चलता आ रहा था, बहुत पुराना मुद्दा चलता आ रहा था। फिर इन्होंने रियल लाइफ में इस समय क्या लॉन्च करा हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जीएसटी पोर्टल पे जो इस समय एप्लीकेबल है, अभी हुआ है अक्टूबर 25 के अराउंड ही स्टार्ट हुआ है, डेट इज आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आईएमएस का डैशबोर्ड होता है। इसी के अगेंस्ट एक और अमेंडमेंट भी है, वो भी मैं बता देता हूँ साथ में। आईएमएस इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि कोई सप्लायर सेल करता था, वो जीएसटीआर 1 भरता था, तो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में ऑटो रिफ्लेक्ट होती थी वो चीज़। 11 तारीख को जीएसटीआर 1 भरी, 14 तारीख तक जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट होती थी कि भाई तेरे ये 1000 सप्लायर है, 1000 सप्लायर ने ये इनवॉइस भरा तो तेरी 2B में आ गया, अब तो इन पे आईटीसी ले ले, यही होता था। अब इन्होंने लगा दिया बीच में एक आईएमएस कि जो वो है बंदा रिसिपिएंट, वो भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है कि इनमें से कौन से इनवॉइसेज मेरे हैं और कौन से नहीं है, है ना, कि पता चले यार। सोच के देखो ना एक बार, मैं बैठो एक मान लो एक सप्लायर हूँ, मैंने किसी रैंडम इंसान को जिसको मैंने कभी सेल भी नहीं करी एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया और मजे से अपना 3B में टैक्स कम कर रही है, और बस वो जो रिसिपिएंट है वो सोच रहा है यार मैंने तो इससे कोई सप्लाई ली नहीं, तो मैं इस जो मेरा 2B में क्रेडिट नोट आ रहा है उसके ऊपर मैं आईटीसी रिवर्स ही नहीं करूंगा। तो डिपार्टमेंट को तो लॉस हो गया ना, उस बंदे ने आईटीसी रिवर्स करा नहीं, इसने मजे से अपना टैक्स रिवर्स कर लिया। और ऑडिट में ऐसी चीज़ें, इतनी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी नहीं जाती होती कि यार तूने उसको क्रेडिट नोट कैसे इशू कर दिया है, वो इतना नहीं कोई देख सकता, क्योंकि भाई हज़ारों करोड़ों इनवॉइस भी होते हैं, लाखों में इनवॉइस होती हैं, लाखों में ट्रांजैक्शन होती हैं, कैसे देखी जाएगी वो चीज़? तो इसलिए आईएमएस डैशबोर्ड पे अगर वो रिसिपिएंट के पास अब वो क्रेडिट नोट आया तो वो रिजेक्ट करेगा ना कि यार ये तो मेरा है ही नहीं है, मैं तो रिजेक्ट करता हूँ इस बंदे को। तो फिर वो बंदा फिर अपनी आउटपुट लायबिलिटी से वो चीज़ रिड्यूस नहीं कर पाएगा, उसको वापस पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ रियल लाइफ में हो चुका है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं था, लेकिन अब जो मैं अमेंडमेंट्स 2 पढ़ाऊंगा आगे उसके लिए रेलेवेंट था। नंबर 1, इन्होंने क्रेडिट नोट्स के अंदर अमेंड कर दिया है। क्या होता था पहले लॉ, क्या था कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, कोई भी उसने जो सप्लाई करी है ऐसा करी है, कब तक कर सकता है? ऑफकोर्स ओरिजिनल सप्लाई के नेक्स्ट ईयर की 30 नवंबर तक और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक वो कर सकता है। और जो फिर टैक्स लायबिलिटी है वो फिर अपनी एडजस्ट कर सकता है, जो उसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसमें से माइनस कर सकता है। ओ फिर इन्होंने क्या सोचा, फिर इन्होंने एक नीचे प्रोवाइजो डाला कि यार तुम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन नहीं कर सकते अगर 2 कंडीशन के हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई, जो उसके ऊपर टैक्स का जो बर्डन है वो तुम पास ऑन कर चुके अगले बंदे पे पास ऑन कर चुके, कि तुमने बेसिकली सप्लाई इनवॉइस रेज करा था और सामने वाले बंदे ने तुम्हें 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी दिया था, तो इसका मतलब बर्डन तो तुमने उसके पास कर दिया, पैसे तो उसने दिए, और तुम जब उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो तो तुम तो अपनी लायबिलिटी माइनस कर रहे हो, लेकिन पैसे तो उसने दिए थे, लायबिलिटी तुम अपनी माइनस कर रहे हो, चालाकी खेल रहे हो। तो इसलिए बर्डन पास हो गया तो क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। ये ज़्यादा रेलेवेंट कब है कि जैसे तुम B2C सप्लाई करते हो, B2C पे मैंने 1 लाख प्लस 18,000 का बिल रेज करा, ठीक है, और उस बंदे ने मेरे को 1,18,000 पे कर दिया। अब ऊपर वाला 18,000 तो उसने पे करा है, बर्डन तो उस पर है। अब मैं मान लो 50,000 का क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ, तो अगर मैं 9,000 का जीएसटी उसको वापस नहीं दे रहा, कि मतलब मैं 50,000 प्लस 9,000 उसके ऊपर जीएसटी लगा के 59,000 उसको वापस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं उसको बर्डन वापस नहीं कर रहा, बर्डन तो उसी पे रह गया सारा 18,000, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर तुम B2C को क्रेडिट नोट रेज करना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम उसका इंसिडेंस बर्डन का वापस कर रहे हो। अगर तुमने वापस नहीं करा तो तुम उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी कम नहीं कर सकते। ठीक है बात? ओके। फिर आ जाती है सेकंड कंडीशन। ऑब्वियसली जो फर्स्ट कंडीशन है ये सिर्फ B2C के ऊपर एप्लीकेबल है, बिकॉज सेकंड कंडीशन में क्या है, अब इन्होंने ये अमेंडमेंट करी है, आई शुड पुट दिस इन ग्रीन, दिस इज अमेंडमेंट ना, यस। अब इन्होंने अमेंडमेंट करी है। अमेंडमेंट क्या करी है सर? इन्होंने अब अमेंडमेंट करी है कि कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी इफ अवेल्ड हैज नॉट बीन रिवर्स्ड बाय रेसिपिएंट, सप्लायर अपनी लाइबिलिटी तब तक रिड्यूस नहीं कर सकता जब तक जो कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी है वो रिसिपिएंट ने रिवर्स नहीं कर दिया। और ये अब क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि अब रियल लाइफ में आईएमएस डैशबोर्ड है। अब रिसिपिएंट भी देख सकता है कि हाँ यार, इस बंदे से तो मैंने सप्लाई ली थी और हाँ ठीक है, इस बंदे ने क्रेडिट नोट की हमारी बात हुई थी, तो ठीक है इसका फिर मैं आईटीसी रिवर्स कर देता हूँ। वो उसको एक्सेप्ट करेगा क्रेडिट नोट को, इधर अपनी 3B में आईटीसी रिवर्स करेगा, तो उधर रिसीव और उधर सप्लायर भी कर सकता है अपना फिर क्रेडिट नोट के बेसिस पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस। ठीक है, ये हुई है रियल लाइफ में चीज़ ऐसा। तो इन्होंने ये अब डाल दिया कि भाई जब तक रिसिपिएंट आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा तब तक तुम अपना कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते। ऑल्दो रियल लाइफ में अभी भी लोग जिस मंथ में क्रेडिट नोट इशू कराए उसी मंथ में अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करेंगे ऑब्वियसली, नहीं तो R1 और 3B में भी मिसमैच हो जाएगा। बट ऑफकोर्स अगर रिसिपिएंट ने फिर आईटीसी रिवर्स नहीं करा पैरेलल, तो तुमने जो अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करी थी वो तुम्हें दोबारा पे करनी पड़ जाएगी। ठीक है बात? ओके। आई एम एज्यूमिंग कि तुम्हें क्रेडिट नोट्स और इनवॉइस ये चीज़ें बड़ी आराम से समझ आ रही हैं क्योंकि तुम अमेंडमेंट्स देख रहे हो ना। ठीक है, तुम इस समय लेक्चर थोड़ी लगा रहे हो कि मैं तुम्हें ऐसे लिख के बताऊँ 1 लाख प्लस 10,000 फिर इसका इसमें ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ओके। तो ये अमेंडमेंट है साहब, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई है। ओके। लेट्स गो टू द, अच्छा इसके रिलेटेड जो मैंने बोला था एक और अमेंडमेंट वो ये है कि जो GSTR 2B की तुम्हारी जो डेफिनेशन थी, जो GSTR 2B बोलते थे ना, मैं बताता हूँ कहाँ पे, यहीं पे होती थी ना, रिटर्न्स चैप्टर में होती थी ना, रिटर्न्स चैप्टर में। अच्छा मैं तुम्हें बता दूँ, मैं ये तुम्हारी रिवीजन बुक भी पूरी अमेंड कर चुका हूँ तो तुम्हें अपडेटेड मिलेगी। पहले मेरी बुक में ये लिखा हुआ था, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट ऑन 14th containing the details of ITC basis the R1 और IFF filed by the various supplier up to the due date। जो 11th तक जिन्होंने फाइल कर दी थी तो 14th तक वो रिफ्लेक्ट होती थी, या फिर अगर IFF 13 तक फाइल करा तो 14 तक रिफ्लेक्ट होती थी, तो तुम उसके बेसिस पे ITC लेते थे। अब इसमें ऑटो जनरेटेड वर्ड जो है वो कट गया है, बिकॉज अब ऑटो जनरेट नहीं होती GSTR 2B। अब तुम रियल लाइफ में पहले IMS डैशबोर्ड पे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो, फिर जो एक्सेप्ट करते हो वो तुम्हारी GSTR 2B बनती है। तो अब ऑटो जनरेट नहीं होती GSTR 2B, अब तुम जो एक्सेप्ट करते हो सिर्फ वही 2B में जाता है। समझ गए लॉजिक? ओके। ये क्लैरिफिकेशन वैसे तो पहले आ गई थी कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक लोकल अथॉरिटी नहीं है, ये पहले ही आ चुकी थी। रियल लाइफ में भी इतनी रेलेवेंट है, एग्जाम के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। हाँ, डेफिनेशन ऑफ जी, हाँ यस। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया था ना गुड्स ट्रांसपोर्ट की इसमें एग्जम्पशन में, कि भाई अगर कोई बंदा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है तो ये वो तो है ना। अब यार इन्होंने सोचा कि यार लोकल डिलीवरी वाला बंदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की डेफिनेशन में ना आ जाए, तो इन्होंने स्पेसिफिकली जाके RCM की जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें GTA की डेफिनेशन आती है ना, यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर तुम्हें पता है RCM लगता है और फॉरवर्ड चार्ज भी लगता है, दोनों ऑप्शन रहती है ना। तो इन्होंने सोचा भाई हम क्लियर कर देते हैं कि वो जो लोकल डिलीवरी वाला है उसके वो GTA की डेफिनेशन में नहीं आता, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो FCM में RCM में कहीं भी ऑप्ट कर सकता है। नहीं भाई, वो सीधा है। तो यहाँ पे GTA की डेफिनेशन में जो कि सिंपल डेफिनेशन क्या थी कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेशन के जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया कि दिस डज नॉट इंक्लूड एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर को मतलब बेसिकली यार ये है कि पोर्टर को, रैपिडो पार्सल को तुम GTA नहीं गिनोगे। ठीक है, ओके। चाहे ये लोग कंसाइनमेंट नोट भी इशू कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ओके।
हाँ जी, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी है मैंने, दे दी है ना मैंने, देख ही लेता हूँ। हाँ ये तो दे दी है, ठीक है। सेक्शन 95 भी तुम्हें बता दी, इसमें लोकल डिलीवरी ऐड हुई है। यहाँ पे रेट चेंज हुए भाई, रेट चेंज हुए। तुम्हें पता है अब रियल लाइफ में इस समय तुम्हारे एग्जाम के लिए रेट्स रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में रेट दिए होता है, ठीक है। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि 12% एंड 28% वाली स्लैब खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ 0, 5, 18 एंड 40 यही है, 12 और 28 खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए जीटीए सर्विसेज में याद है तुम्हें, यहाँ पे वो होता था कि फॉरवर्ड चार्ज में उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 5% या 12%, अब वो 12 का 18 हो चुका है। सेम गोज फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज, मोटर व्हीकल में भी उसके पास दो ऑप्शन थे, ठीक है, कि यहाँ पे वो फॉरवर्ड चार्ज में क्या कर सकता था, या तो 5% या 18%। तो यहाँ पे भी सॉरी पहले 12 होता था, अब यहाँ पे 18 हो चुका है, ठीक है बात, ठीक है सर। ये भी मैं देख लूँगा, जहाँ जहाँ 12 में इसको अमेंड कर दूंगा, बट इतना मेन, इतना कोई एग्जाम के लिए चेंज रेलिवेंट नहीं है। ओके ओके। अब एक बहुत ऑब्वियस सी बात कि टीसीएस चैप्टर में अगर तुम्हें याद हो, टीसीएस चैप्टर में हम क्या पढ़ते थे, टीसीएस चैप्टर में याद है तुम पढ़ते थे कि अगर कोई बंदा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है तो उसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो उस बंदे का टीसीएस काटता था। लेकिन इसमें से कौन एक्सक्लूड करते थे हम, वो एक्सक्लूड करते थे ना जिस पे ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद ही टैक्स पे कर रहा है, तो उसको हम एक्सक्लूड करते थे। ओ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे हम एक्सक्लूड करते थे वहाँ पे वो 95 वाले एक्सक्लूड करते थे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे वो 4 एडेड थे, यहाँ पे लोकल डिलीवरी सर्विसेज भी ऐड हो चुका है। शिप रॉकेट हो गया, रैपिडो पार्सल हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये लोग भी अब एक्सक्लूडेड हैं, मतलब इसके ऊपर भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? यस। लो जी, तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए सारी अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर दी हैं। इसमें एक चीज़ अभी भी ध्यान से सुन लो कि मैं तुम्हारे लिए जिस जिस चैप्टर में अमेंडमेंट हुई है उस चैप्टर की अपडेटेड रिवीजन वीडियो विद एग्जांपल विद एवरीथिंग ये वो चैनल पे डालूंगा, तो स्टे ट्यून फॉर डैट। May 26 से पहले डाल दूंगा, मतलब फेब वगैरह में डाल दूंगा। और पूरी बेसिकली एक रिवीजन प्लेलिस्ट ही अपडेट हो जाएगी ऑब्वियसली, जिसमें कोई चैप्टर में चेंज ही नहीं हुआ तो वो तो मैं एज इट इज डाल दूंगा। लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ है ना, तो वो मैं पूरा चैप्टर की ही न्यू डालूंगा। और मैं बता दूं ये रिवीजन बुक भी मैंने पूरी अमेंड कर दी बैठ के। जैसे कि तुम कुछ भी सोचो, क्या क्या पढ़ा हमने, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखो पोस्ट सेल डिस्काउंट ऐड हो चुका है, इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन आई है, इशू जो क्लैरिफाई हुए हैं। उसके अलावा वो जो 12.4 और 13.4 था, ये देखो 12.3 के बाद सीधा 12.5 है, जो वाउचर्स का सेक्शन ओमिट हुआ है। ये पूरी रिवीजन बुक मैंने अपडेट कर दी है, तो तुम्हें अपडेटेड बुक मेरे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल इस वीडियो की, ठीक है। चलो, आधा पौना घंटे ही लगना था, मेरे को आइडिया था इतनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं कि 40 मिनट लग गए, नहीं तो ओके चलो ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप दिस हेल्प्ड। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।